बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 16, जो आपके सामाजिक विज्ञान यानी अर्थशास्त्र के, यहाँ गलत लिख दिया है, अर्थशास्त्र के विकास पाठ से संबंधित है। तो बच्चों, हमने इस पार्ट से संबंधित एक और वर्कशीट पिछली की थी जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर देखे थे, जिसमें 1 नंबर के प्रश्नों के उत्तर जाने थे। तो आज हम लोग जानेंगे विकास पाठ की प्रश्न उत्तर, जो 3 से 5 अंकों के रूप में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, ये लॉन्ग प्रश्न उत्तर हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से हम चीज़ों को भी समझ सकते हैं। बच्चों, इस विकास टॉपिक से संबंधित पिछले वर्कशीट में हम लोगों ने पूरी अच्छी तरह से व्याख्या करके जान लिया है। तो अगर आपको वो चीज़ें फिर से देखनी है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, पीछे जाकर के हमारे चैनल पर जाकर के इस टॉपिक से रिलेटेड। और अगर आप इस वर्कशीट को करना चाहते हैं तो आइए हम लोग एक एक करके देखेंगे, प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे कि इन प्रश्नों के उत्तर हमें किस तरह से लिखने चाहिए ताकि हमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सकें और चीज़ों को हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो हमारा मकसद होता है कि प्रश्न पूछने वाले और हमारे और एग्जामिनर के बीच हमारा ऐसा संबंध हो कि हम प्रश्नों के इस तरह से उत्तर लिखें कि एग्जामिनर उसका आंसर आसानी से समझ जाए और ये समझे कि हमने चीज़ों को अच्छी तरह से समझा है और उसको एक्सप्लेन किया है, तभी वो हमें पूरी तरह से पूर्ण अंक देता है। तो इस तरह से हम प्रश्नों के उत्तर लिखना भी एक कला है। तो आइए हम एक एक करके इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, विभिन्न व्यक्तियों में विकास की धारणाएं अलग अलग क्यों होती है, व्याख्या कीजिए। अब देखिए, इसमें पूछा है कि विकास की धारणाएं अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग क्यों हो सकती है। तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि एक मजदूर के लिए विकास का मतलब क्या है। इसके मान लो कोई अंतरिक्ष यान छोड़ रहे हैं तो उससे मजदूर को क्या लाभ, जनरली उसको डायरेक्ट लाभ नहीं होता है, इसलिए मजदूर को जो अपना विकास का मेन लाभ है वो है उसकी मजदूरी में बढ़ोतरी हो जाए। तो इसी तरह से हर व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग होती है, तो इसीलिए उसके विकास की धारणाएं भी अलग अलग होती है। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि हर व्यक्ति के लिए विकास की धारणाएं अलग अलग होती है क्योंकि उन सब की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। हर व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग होती है, इसीलिए उसकी विकास की धारणाएं अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की क्षमताएं या दृष्टिकोण भी अलग अलग होते हैं। इन कारणों से व्यक्तियों के विकास की धारणाएं अलग अलग हो सकती है। दूसरा प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए गए विकास मानदंड से यूएनडीपी द्वारा उपयोग किए गए विकास का मापदंड किस प्रकार भिन्न है। तो बच्चों, हम लोगों ने उसमें समय चर्चा की थी कि विश्व बैंक विकास की गणना प्रति व्यक्ति, किसी देश की प्रति व्यक्ति यानी औसत आय के आधार पर करता है, जबकि यूएनडीपी उसमें औसत आय के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं को भी ध्यान में रखता है। तो इसी तरह कि किस प्रकार भिन्न, इसके उत्तर को हमें लिखना है, इसके अंतर को लिखना है। तो इसको आप अंतर इस तरह से लिख सकते हैं कि विश्व बैंक द्वारा विश्व के विभिन्न देशों की तुलना के लिए विकास का मापदंड औसत आय के आधार पर निर्धारित होता है, जबकि यूएनडीपी का विकास मापदंड आधार को मानक निर्धारित करते समय औसत आय, शिक्षा और स्वास्थ्य को महत्व दिया जाता है। ठीक है। दूसरा लिख सकते हैं कि विश्व बैंक का विकास मानक केवल व्यक्ति के औसत आर्थिक विकास पर आधारित है, क्योंकि उसका अर्थ से मेन फोकस रहता है कि कितना आय बढ़ा लोगों में, जबकि यूएनडीपी का विकास मानदंड मानव विकास के विभिन्न पहलुओं को समग्र रूप से तुलना करता है। इसमें यह देखता है कि केवल पैसे से ही मतलब नहीं है, उसके शिक्षा के, स्वास्थ्य में कितना सुधार हुआ है, तो उस आधार पर भी वो विकास का जो क्राइटेरिया है वो तय करता है। तो आइए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि साक्षरता यानी पढ़ना लिखना, पढ़ाई लिखाई बहुत ही आवश्यक है, तो उसी तरह से देश के आर्थिक विकास के लिए भी काफ़ी आवश्यक है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप इस तरह से लिख सकते हैं 5 पॉइंटों में। पहला, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। साक्षरता के कारण हम मानव संसाधन का बेहतर उपयोग कर पाते हैं। वहीं तीसरा प्रश्न, साक्षरता के परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होती है। चौथा, साक्षरता के परिणाम स्वरूप आय में बढ़ोतरी होती है तथा गरीबी में कमी आती है। वहीं पांचवा लिख सकते हैं कि साक्षर व्यक्ति जागरूकता के कारण विकास में बेहतर योगदान दे पाता है। ठीक है।
अब चौथा प्रश्न देखते हैं, आपकी जेब में मौजूद धन उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता जिनकी आपको बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। क्या यह सत्य है? स्पष्ट कीजिए। बच्चों, ये प्रश्न भी बड़ा ही रोचक है कि आपके जेब में पैसे मौजूद हैं लेकिन हम वस्तुओं और सेवाओं की हर चीज को नहीं खरीद सकते। इस चीज को हम लोग व्यवहार में अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस पाठ से संबंधित तथ्यों को शामिल करते हुए, कि यह सही है कि हम धन से उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकते हैं जिनसे हमारा जीवन बेहतर बनता है। सभी चीजों को नहीं खरीद सकते हैं, केवल कुछ चीजों को खरीद सकते हैं। क्योंकि जैसे कि हमारे बेहतर जीवन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, समानता और स्वच्छ पर्यावरण भी बेहद आवश्यक है। लेकिन जेब में पैसा होने से इन सुविधाओं की गारंटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर पर्यावरण प्रदूषित है तो अमीर गरीब सबको प्रभावित करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी के पास पैसे है तो अपना पर्यावरण अपने पास का साफ कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पर्यावरण सबका होता है। उसी तरह से अगर कोई महामारी फैलती है तो वो सबको प्रभावित कर सकती है। देखा आपने अभी कोविड-19 का जो संकट फैला हुआ है, बढ़ा हुआ है, तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें गरीब अमीर ये किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं देख रहा, बल्कि सभी को प्रभावित कर रहा है। अगर समाज में सुरक्षा की कमी है तो इससे भी सभी प्रभावित होंगे। तो इससे पैसे से इन सारी चीज़ों को हम नहीं खरीद सकते, बल्कि इनको हम सामूहिक प्रयासों से इस चीज़ों को से निपट सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि सभी लोग उससे जुड़े हुए उपायों को पालन करें, ताकि इस चीज़ से प्रभावकारी तरीके से लड़ा जा सके और पार पाया जा सके। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाएं कभी-कभी माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं होती हैं। इसके 3 कारण लिखिए। अब ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं से संबंधित पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं, क्या कारण है? तो ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं की शिक्षा में बाधा निम्नलिखित कारण से है। पहला क्या है? भारत एक पुरुष प्रधान समाज है जिसमें महिलाओं को कमतर आंका जाता है अक्सर। हालांकि इसमें बहुत बड़ा चेंजेज आ रहा है लोगों को में, इस सोच में। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये चीज़ें हैं जिसमें हम महिलाओं को, कहते हैं ना, पराया धन समझते हैं लड़कियों को, इसलिए उन्हें पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं देते। समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव, लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा समाज में अधिक महत्व दिया जाना, और श्रम का लैंगिक विभाजन। श्रम का लैंगिक विभाजन का मतलब यह है, जैसे कहते हैं कि घर का काम है तो लड़कियां करेंगी और बाहर का काम है तो बच्चे करेंगे। तो उससे क्या होता है कि लड़कियों को घर का भी काम पढ़ाई के साथ साथ करना पड़ता है। तो कभी कभी वो घर का काम इतना बढ़ जाता है कि उनका पढ़ाई प्रभावित होने लगता है। तो ये श्रम का लैंगिक विभाजन भी लड़कियों के पढ़ाई छुड़ाने में काफ़ी प्रभावकारी होता है। छठा प्रश्न देखते हैं, देश के विकास के लिए बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं क्यों आवश्यक है? किन्हीं 4 सार्वजनिक सुविधाओं की व्याख्या कीजिए। तो आप देखिए, बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं का मतलब होता है सरकारी सुविधाएं, पब्लिक जो फैसिलिटीज़ हैं उससे संबंधित है। तो इसमें देखेंगे कि हम किस तरह से आवश्यक हैं कि देश के विकास के लिए सार्वजनिक सुविधाएं आवश्यक तत्व हैं। निजी सुविधाएं महंगी होती है जबकि सार्वजनिक सुविधाएं सस्ती और सर्वसुलभ होती है। आप देखते होंगे सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल, तो जो निजी सुविधाएं प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो कितने महंगे होते हैं, जबकि सरकारी हॉस्पिटल सस्ते होते हैं और सबके लिए होते हैं। निर्धनता को कम करने में भी सार्वजनिक सुविधाएं आवश्यक हैं, गरीबी को कम करने में, क्योंकि गरीब लोग उन सुविधाओं को अफोर्ड करने में सक्षम नहीं होते हैं, इसीलिए उनका होना जरूरी है ताकि सुविधाएं गरीबों तक पहुंच सके। अब आप देखेंगे, जैसे सार्वजनिक सुविधाएं के 4 उदाहरण देने को कहा था, तो पहला उदाहरण है परिवहन सुविधाएं, जैसे डीटीसी मेट्रो, डीटीसी बस सर्विस आप देखे होंगे, सरकारी है। मेट्रो सर्विस है। वहीं सरकारी विद्यालय, सरकारी अस्पताल और जल आपूर्ति व्यवस्था यानी पानी की सप्लाई व्यवस्था सारी जो है, तो इन सारी चीज़ों को सस्ते में सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है ताकि ये सभी लोगों को मिल सके, ताकि सभी लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो सके। तो इसीलिए देश के विकास में इन सार्वजनिक सुविधाओं का बहुत ही बड़ा महत्व है। आइए अब देखते हैं 7वां प्रश्न। सतत आर्थिक विकास क्या है? पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के कोई 3 उपाय बताइए। अब सतत आर्थिक विकास की पहले इसमें परिभाषा लिखनी है और इसके बाद पर्यावरण क्षरण को रोकने के कोई 3 उपाय बताने हैं।
तो आप देखिए इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए तथा आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाने वाला एक समान सतत आर्थिक विकास कहलाता है। यानी कि पर्यावरण को नुकसान भी ना हो ताकि वो विकास चलता रहे और आने वाली पीढ़ी को भी उसका लाभ मिले, क्योंकि अगर हम पर्यावरण को ध्यान नहीं रखेंगे तो वही पर्यावरण उस विकास के लिए बाधा बन जाता है। तो इसीलिए हमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और इस तरह से करना है कि उसका लाभ आने वाली पीढ़ी को भी मिले, तो उसी को हम कहते हैं सतत आर्थिक विकास। अब सतत आर्थिक विकास कब होगा? जब पर्यावरण का क्षरण नहीं होगा, यानी कम से कम होगा। तो इसीलिए हमें पर्यावरण क्षरण करने के उपाय भी जानने होंगे। तो इससे पहला है अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। दूसरा है नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक वाहनों का उपयोग ही करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कहते हैं ना, सरकारी जो बस से ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें बहुत अधिक लोग कम ईंधन की खपत में कम प्रदूषण करते हुए यात्रा कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट में देखते हो कि अगर सब लोग अपनी अपनी गाड़ी चलाएंगे तो उससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो इसीलिए सार्वजनिक वाहनों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। 8वां प्रश्न है, पर्यावरणीय क्षरण के परिणाम राष्ट्रीय या राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते, इस कथन की न्याय संगत व्याख्या कीजिए। देखिए ये एक स्टेटमेंट है कि पर्यावरणीय क्षरण का यानी पर्यावरण को अगर नुकसान होता है तो वो ये ना देखता कि इस राज्य वालों ने नुकसान किया है तो दूसरे राज्य को, इसी राज्य के लोगों को नुकसान पहुंचाऊं। नुकसान चाहे कोई भी करे उसके आसपास के सभी लोग प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को इसमें लिखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि यह कथन सत्य है कि पर्यावरणीय क्षरण के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य की सीमाओं का सम्मान नहीं करते। अगर प्रदूषण हमारे पड़ोसी देशों में होगा तो उसका प्रभाव हमारे देश के ऊपर भी होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उसको बॉर्डर पर रोक लिया जाएगा, नहीं हो सकता, क्योंकि पर्यावरण से जुड़ी चीज़ों को हम कैसे रोक सकते हैं। कहते हैं ना वो एक गाना था ना रिफ्यूजी का, पंछी नदियाँ पवन के झोंके कोई सरहद इन्हें न रोके। कोई सरहद इसे रोक नहीं सकती, ये एक दूसरे को आर पार जा सकती हैं। तो उसी तरह से आप देखेंगे दिल्ली वाले तो इस चीज़ के बहुत बड़े भुक्तभोगी हैं और कहिए ये समस्या दिल्ली में काफ़ी पाई जाती है। जैसे जब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पराली या कृषि के अवशेष जलाए जाते हैं तो इसका प्रभाव दिल्ली के ऊपर भी होता है। आप देखते होंगे नवंबर की शुरुआत में पोल्यूशन काफ़ी बढ़ने लगता है जब सर्दियां बढ़ने लगती है। वहीं ऐसा नहीं है कि पड़ोसी देशों का से ही दिल्ली में पोल्यूशन होता है, दिल्ली का भी प्रभाव पड़ोसी देशों पर पड़ता है। दूसरी तरफ दिल्ली में होने वाले वायु प्रदूषण का प्रभाव आसपास के राज्यों पर भी पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए पर्यावरण का संरक्षण करना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। हम ये नहीं कर सकते कि भाई हम नहीं कर रहे हैं तो इसका नुकसान हमें नहीं होगा, कोई दूसरा भी अगर पोल्यूशन कर रहा है तो उसका नुकसान सभी को होना है। इसीलिए ये सामूहिक जिम्मेदारी है हम सब की कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें और ठीक रखें। 9वां प्रश्न है, आप देखेंगे इस प्रश्न को भी बड़ा रुचिकर तरीके से रखा गया है कि पृथ्वी के पास सभी कोई जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है। सभी की, देखिए सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लालच एक व्यक्ति का भी है ना, उसको पूरा करने के लिए पूरे पृथ्वी पर संसाधन नहीं है। इस कथन की चर्चा विकास के संदर्भ में कैसे प्रासंगिक है, व्याख्या कीजिए। अब देखिए ये स्टेटमेंट गांधी जी का है, तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं कि गांधी जी का उपरोक्त कथन विकास की चर्चा के लिए प्रासंगिक है। यह सही है कि पृथ्वी के ऊपर हमारी आवश्यकताओं के लिए संसाधन उपलब्ध हैं, बहुत सारे संसाधन हैं, और अगर हम सही से इस्तेमाल करें तो हम उसका पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम इनका अति उपयोग या अति दोहन करते हैं तो न केवल पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ती है बल्कि विकास भी असंतुलित हो जाता है। बढ़ता प्रदूषण, गरीब अमीर देश का बनना, अमीर गरीब का भेदभाव सभी अति दोहन का ही परिणाम है, क्योंकि अमीर लोगों ने ज़्यादा दोहन किया तो वो संसाधनों को ज़्यादा कब्जा कर लिया, अब वो संसाधन गरीबों के लिए कम पड़ गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे किसी न किसी लोगों के लालच के परिणाम है। क्योंकि कहते हैं ना, गांधी जी कहा करते थे कि आवश्यकता से अधिक धन का संचय चोरी है।
क्योंकि उनका मानना था कि कोई एक व्यक्ति अगर बहुत सारा धन अपने पास संचित रखता है तो इसका मतलब कि वो किसी और का संसाधन, जिन पर किसी और का हक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा इकट्ठा करेगा, बहुत सारे लोगों के पास कम हो जाएगा। तो इस तरह से वो मानते थे कि एक व्यक्ति का लालच अगर हो रहा है तो वो दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए कहा गया है कि इसीलिए हमें संसाधनों का इस्तेमाल मानवता के विकास के लिए करना चाहिए, यानी सभी लोगों के विकास के लिए। निजी विकास के लिए इसका अंधाधुंध इस्तेमाल कई तरह की समस्याओं को पैदा कर सकता है। केवल अपने लाभ के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत तरह की समस्या हो सकती है और फिर उसकी पूर्ति पृथ्वी के संसाधन नहीं कर सकते। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। 10वां प्रश्न देखते हैं। विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। आप ये भी शब्द सुने होंगे, विकसित देश, विकासशील देश। जैसे भारत विकासशील देश है, वहीं अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब क्या है, विकसित देश है। तो अब इसमें क्या अंतर है ये देखते हैं। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि विकसित देशों में तकनीकी विकास अधिक है, जबकि विकासशील देशों में तकनीकी विकास कम हुआ है। वहीं दूसरा लिखेंगे, विकसित देशों में साक्षरता दर अधिक है, जबकि विकासशील देशों में साक्षरता दर कम है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं। ठीक है, जैसे अमेरिका, इटली, फ्रांस, इसमें बेहतर है। जो विकासशील देश हैं उनमें कम है। विकसित देशों में निर्धनता विकासशील देशों की तुलना में कम है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये 10 प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो इसको आप अगर एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़ें ताकि इसको आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो आइए इसी वर्कशीट में एक पैसेज पर आधारित, अनुच्छेद पर आधारित कुछ प्रश्न किए गए हैं, तो उन प्रश्नों को देखते हैं। आइए सबसे पहले अनुच्छेद देखते हैं कि ये लिखा है, अनुच्छेद पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बार यह एहसास हो जाता है कि भले ही आय का स्तर महत्वपूर्ण है, फिर भी यह विकास के स्तर का अपर्याप्त उपाय है। हम अन्य मानदंडों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऐसी कसौटी की एक लंबी सूची हो सकती है, लेकिन तब यह इतनी उपयोगी नहीं होगी। हमें जो कुछ चाहिए वह सबसे महत्वपूर्ण चीजों की एक छोटी संख्या है। स्वास्थ्य शिक्षा संकेतक, जैसे कि हम केरल और महाराष्ट्र की तुलना में उपयोग करते हैं, उनमें से एक है। पिछले एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा के संकेतक विकास के उपाय के रूप में आय के साथ साथ व्यापक रूप में उपयोग किए गए हैं। उदाहरण के लिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों की तुलना करती है। तो बच्चों, इस वर्कशीट में उन्हीं चीजों के बारे में लिखा गया है कि यानी हम विकास का मानदंड कैसे निर्धारित करेंगे। तो पहले आय के आधार पर मानदंड निर्धारित करने की प्रक्रिया थी और मेन रखा गया था कि आय बढ़ेगी तो सारी सुविधाएं बढ़ सकती हैं। तो ये माना गया था कि आय, औसत आय, किसी देश के प्रति व्यक्ति आय यानी औसत आय को ही विकास का मानदंड मानेंगे। लेकिन बाद में देखा गया कि नहीं, कोई जरूरी नहीं कि पैसे होने से ही सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती है। तो देखा गया कि आय के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य भी विकास के महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं। इसलिए यूएनडीपी ने अपने मानव विकास रिपोर्ट में शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति को भी प्रति व्यक्ति के आय के साथ साथ उसको शामिल किया, इस संसूचकों को। तो यूएनडीपी के मानक में 3 संसूचक हो जाते हैं। तो आइए अब इन चारों प्रश्नों के उत्तर देखते हैं कि इन्हें हम आप उत्तर इस अनुच्छेद के आधार पर किस तरह से लिखेंगे। तो स्रोत आधारित प्रश्नों में पहला प्रश्न है, विकास का स्तर मापने के लिए आय का स्तर, आय यह होगा, यहाँ पे सुधार लेंगे आप लोग, आय का स्तर अपर्याप्त क्यों है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि विकास का स्तर मापने के लिए आय का स्तर अपर्याप्त है, क्योंकि बेहतर जीवन जीने के लिए आय के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा, समानता इत्यादि भी महत्वपूर्ण है। यहां पर भी आय लिख लेंगे आप लोग इसी तरह से। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा, समानता इत्यादि महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो इसका उत्तर होगा
यहाँ उत्तर है मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी प्रकाशित करता है। तीसरा प्रश्न है विकास के मापन के लिए संकेतकों की एक सूची बनाइए। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि विकास के मापन के लिए मुख्य संकेतक निम्नलिखित हैं: प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य सुविधाएं, जो यूएनडीपी ने मानक में शामिल किया है। तो आइए अब चलते हैं फिर से वर्कशीट की तरफ। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो आइए देखते हैं आज के कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि कोविड-19 का संकट नहीं टला है, इसीलिए हमें इससे जुड़ी हुई सारी प्रिकॉशंस को फॉलो अप करनी है और हमें 2 गज की शारीरिक दूरी, एक दूसरे से बीच की दूरी का पालन करना चाहिए। साथ ही साथ मास्क पहनना चाहिए और नियमित रूप से अपने हाथ को साबुन और पानी से धोने चाहिए। तो उम्मीद है आप सभी ऐसा कुछ कर रहे होंगे। तो ये वर्कशीट आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इस वर्कशीट को करके अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।